हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट का ये हिंदी का क्लास है। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, ये दोस्तों हम लोग जो 21 जनवरी 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले क्लास आपने देखी होगी तो 15 क्वेश्चन जो पैसेज के थे, गद्यांश और पद्यांश के, उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 15 नंबर जो आपकी पेडागोजी हिंदी की बची हुई है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे जो है आपको क्लास का आइडिया लगेगा, पैटर्न क्या है, सीटेट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ से जो भी क्लास है, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है शब्दावली को समृद्ध करने के, सेकंड है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, और थर्ड दिया गया है उच्चारण का अभ्यास करने के, फोर्थ दिया गया है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। क्वेश्चन में है निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो शब्दावली को समृद्ध करने के ये तो है, उच्चारण का अभ्यास करने की है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने की ये नहीं होगा आपका, और अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय की ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका दो ऑप्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन जो आंसर की आई थी उसमें बदलाव हुआ था, बच्चों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था। तो इसमें जो है दोनों को सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दोनों ऑप्शन यानी सेकंड और फोर्थ जो है इसे जो है करेक्ट माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन में जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर जो है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। और फोर्थ पे दिया गया पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सश्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। अब यहाँ पे कौन सा प्राथमिक स्तर पर जो है पुस्तकालय के प्रयोग में सही नहीं है वो बताना है। जो सही नहीं है वही बताना है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, बिल्कुल है ये। पुस्तक के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो नहीं है वही बताना है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये आपका नहीं होगा। तो यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए इसमें से किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? फर्स्ट पे दिया गया है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह। सेकंड ऑप्शन है दृश्य साइड शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। थर्ड दिया गया है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। फोर्थ दिया गया है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। इसमें जो करेक्ट आंसर है आप लोग भी अपने आंसर करिए। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? तो इसमें डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में होनी चाहिए। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षक को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? इसमें से भी जो सही नहीं है वही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। सेकंड है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। फोर्थ दिया गया है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षक को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वही यहाँ पे बताना है। तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना ये तो सही है। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना ये भी करेक्ट है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना ये भी करेक्ट है। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, ये कंठस्थ जो है वो निगेटिव वर्ड है तो ये नहीं होगा। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है समग्र भाषा पद्धति। सेकंड पर है व्याकरण अनुवाद, और थर्ड पे दिया है स्थिति परक उपागम। फोर्थ पर दिया गया है यहाँ पर ध्वनि विज्ञान निर्देश। यहाँ पे जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि विज्ञान निर्देश। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने परीक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास या फिर स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का ये प्रकार किस लिए है। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, क्या तुम तैर सकते हो मौखिक प्रवाह अभ्यास है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानना चाहिए ये बताना है, तो आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, क्या इन पुस्तकों को लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। और सेकंड पे दिया गया, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं, नहीं। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। यहाँ पे पुस्तकों का चयन करते समय किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए ये बताना है। तो क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं, नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, ये बिल्कुल आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। फर्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक उपागम, सेकेंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट, फोर्थ है श्रव्य भाषिक विधि। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, तो वो है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा, इस कार्य का उद्देश्य क्या है। एक अध्यापक ने जो है शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपने अभ्यास पुस्तिका को जो है अदला बदली करने के लिए कहा, इस कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, या फिर नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, या फिर जो है संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, या फिर सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यहाँ पे बताने फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। सेकंड दिया गया है, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। थर्ड है, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। फोर्थ पर दिया गया है, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का जो सक्रिय प्रयोग करते हैं। वो सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, क्या कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी है, वो कहती है कि मैं अपना काम जो है अध्यापक को देने से पहले यानी टीचर से देने पहले वो खुद जो है उसको एक बार चेक करती है, देखती है। तो ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है ये बताना है। प्रारूपण पर है, या फिर पुनः प्रारूपण पर है, या प्रूफ रीडिंग पर है, या फिर सहपाठी मूल्यांकन पर है। तो दोस्तों ये है प्रूफ रीडिंग पर, थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये सब। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। इसमें से कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक उपागम, सेकेंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि, फोर्थ है श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक है, श्रव्य भाषिक विधि है, बट जो है प्रत्यक्ष विधि ये नहीं होगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है।
चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। बिल्कुल, ये भी करेक्ट होगा। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। बिल्कुल, तो आपको नहीं बताना है, जो नहीं होगा वही आंसर करना है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं ही बताना है आपको। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट पर दिया गया है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके कैसे सृजित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये तो देख लेते हैं अभी। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। थर्ड दिया गया है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। और फोर्थ दिया गया है, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। कैसे सृजित किया जा सकता है, तो तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके नहीं। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके नहीं। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। इसमें से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, वो आपको बताना है। पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत या फिर तकनीकी सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है, वो है मूर्त सिद्धांत। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन, आपका हिंदी का जो 15 नंबर पेडागोजी बचा था हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका 30 क्वेश्चन जो हिंदी का था वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 21 जनवरी 2024 को पूछे गए हैं। और इससे पहले जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई 2024 को, इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जनवरी वाले जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सीडीपी का सॉल्व हो चुका है, आपका ईवीएस का, हिंदी का भी कंप्लीट हो चुका है, आगे आपका मैथमेटिक्स बचा हुआ है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में इसी तरह लेकर के चलेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, क्वेश्चन किए रहेंगे, तो आपको एग्जाम में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।